हेलो फ्रेंड, मैं एक ही गुरु एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही थी जिसमें हमने प्रारंभिक राज्य व्यवस्था एवं संविधान सभा तथा प्रस्तावना को देख लिया था। ठीक है, आज से हमें संविधान में जितने भाग हैं उन भागों को देखना था और उनसे संबंधित अनुच्छेदों के बारे में जानकारी लेनी थी। ठीक है, तो पहले एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल कर देता हूँ कि भाग कितने हैं दोस्तों। तो मूल संविधान की अगर हम बात करते हैं तो मूल संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। और वर्तमान संविधान की बात करते हैं तो वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि मूल संविधान में जब 22 थे तो अब 25 कैसे? तो दोस्तों, समय के अनुसार संविधान में क्या होते हैं? संशोधन होते हैं। उन संशोधन के तहत कुछ भाग जोड़े जाते हैं, कुछ भाग घटाए जाते हैं, कुछ बातें जोड़ी जाती हैं, कुछ बातें घटाई जाती हैं। इसलिए क्या है, इतना डिफरेंस है। ठीक है, भागों में क्या होता है? अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, भाग में क्या होते हैं? अनुच्छेद होते हैं। तो दोस्तों, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में कितने हैं? तो 448। ठीक है, इतने अनुच्छेद हैं। ठीक है, अनुसूचियों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो अनुसूची थी मूल संविधान में 8 और वर्तमान संविधान में अनुसूची हैं 12। ठीक है, तो हमको मूल संविधान के साथ साथ वर्तमान की रूपरेखा को देखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं संविधान का पहला भाग और उस भाग में कितने अनुच्छेद हैं उन सब के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? भाग 1। ठीक है, भाग 1 यानी अध्याय 1। तो दोस्तों, इसका नाम क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, ये इस भाग का नाम है। ठीक, ऐसा क्यों है दोस्तों? तो देखिए, जो भारत का संविधान बना उसमें सबसे पहले तो यही लिखा होना चाहिए ना कि भारत क्या है, भारत का क्षेत्र कहाँ तक है। ठीक है, भारत क्या है, भारत का क्षेत्र कहाँ तक है, तो वही चीज़ दी है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में ही। ठीक है, इनसे संबंधित अनुच्छेद हैं दोस्तों, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। यानी भाग 1 में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? तो 4 अनुच्छेद हैं। ठीक है, हमको हूबहू पॉलिटी पढ़ना है, यानी शब्दशः किस तरह से हमारे संविधान में अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है और उन अनुच्छेदों में किस तरह से समस्या या प्रश्न उठे, एक एक चीज़ हमको देखना है। तभी आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है और शब्दशः पॉलिटी का चलन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, शब्दशः पॉलिटी का चलन बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए कैसी पॉलिटी? शब्दशः पॉलिटी हूबहू। ठीक है, अनुच्छेद 1 देखना है हमें। सबसे पहले क्या देखना है दोस्तों? अनुच्छेद 1 कि अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। पहली लाइन ये लिखी हुई है, राज्यों का संघ होगा। ये है पहली लाइन किसकी? अनुच्छेद 1 की। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहली लाइन का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो एक सिली क्वेश्चन जो इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है कि इस आर्टिकल में, आर्टिकल 1 में भारत वर्ड पहले लिखा है या इंडिया वर्ड। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे हूबहू अगर आप देखते हैं तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो भारत वर्ड पहले लिखा है, इंडिया उसके बाद में आया है। लेकिन दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संविधान के हिंदी की कॉपी, इसलिए भारत वर्ड पहले लिखा है। अगर आप संविधान को इंग्लिश की कॉपी पढ़ेंगे, आप सभी जानते हैं कि संविधान को 2 भाषाओं में लिखा गया, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश की कॉपी में क्या लिखा है? इंडिया, दैट इज भारत shall be यूनियन ऑफ स्टेट। अब आपसे कोई पूछे कि भारत वर्ड पहले लिखा है या इंडिया, तो आप सीधे क्लियरली कहेंगे जो हिंदी की कॉपी है उसमें हिंदी वर्ड पहले है, जो इंग्लिश की कॉपी है उसमें इंग्लिश वर्ड पहले है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हुआ। दूसरा क्या हुआ, आपसे पूछ ले कि हमारे संविधान में भारत के कितने नाम हैं, तो आपको याद रखना है भारत के 2 नाम हैं, एक तो भारत और दूसरा इंडिया। ठीक है, यानी टोटल कितने नाम हैं? 2 नाम हैं। ठीक,
राज्यों का संघ होगा यानी यूनियन ऑफ स्टेट होगा। तो दोस्तों यूनियन, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको संविधान के कीवर्ड वाली सीरीज में बता चुका हूं जो प्ले लिस्ट में है कि यूनियन, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में क्या अंतर है, जबकि ये तीनों का मतलब ही संघ होता है। ठीक है, फिर डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, फिर इस लाइन के आगे क्या लिखा है दोस्तों, तो इस लाइन के आगे यही लिखा है कि भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र वही होगा, राज्य क्षेत्र वही होगा जो कि प्रथम अनुसूची में, किसमें, प्रथम अनुसूची में वर्णित है, प्रथम अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, जो अभी हमने आपको बताया था कि प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थीं, आज की डेट में 12 अनुसूचियां हैं। उन्हीं में से सबसे पहली अनुसूची में भारत का राज्य क्षेत्र वर्णित है। ठीक है, अब आप कहेंगे दोस्तों कि जब ये इस चैप्टर का नाम ये संघ एवं राज्य क्षेत्र, तो इसी में नाम क्यों नहीं है, कोई दूसरी अनुसूची में नाम क्यों जुड़ा है। ठीक है, अनुसूचियों में नाम क्यों जुड़ा है, इसी भाग में क्यों नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्थिति का वर्णन है, नियम का वर्णन है, किसका वर्णन है, नियम का वर्णन है, जबकि राज्य की जो क्षेत्र है, राज्य का जो क्षेत्र है वो सारी चीज़ें किस में लिखी हुई हैं, अनुसूची में। जैसे राज्य का नाम लिखा हुआ है, राज्य की सीमाएं लिखी हुई हैं, सब चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है, प्रथम अनुसूची में। ठीक है, किसमें, प्रथम अनुसूची में। इसलिए जब भी कभी नए राज्यों का निर्माण होता है तो संविधान के आर्टिकलों में प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव किसमें पड़ता है, प्रथम अनुसूची में। किसमें प्रभाव पड़ता है, प्रथम अनुसूची में, क्योंकि यहाँ तो नियम दिए गए हैं, इसमें राज्य क्षेत्र कहाँ पर लिखा हुआ है, प्रथम अनुसूची में। यानी कोई नया राज्य जुड़ा तो वो कहाँ जुड़ेगा, प्रथम अनुसूची में। ठीक है, आगे चलते हैं और अनुच्छेद 2 देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 2। ये क्या कहता है, ठीक है, ये कहता है दोस्तों अनुच्छेद 2 कि हमको अगर किसी विदेशी राज्य का क्या करना है, सम्मिलियन करना है, कहाँ पर, भारत के राज्य क्षेत्र में। यानी विदेश की किसी भूमि को भारत का राज्य घोषित करना है। ठीक है, विदेश की किसी भूमि को भारत का राज्य घोषित करना है, यानी नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। ये लिखा हुआ है किसमें दोस्तों, आर्टिकल 3 में, लेकिन आर्टिकल 2 में। लेकिन इसकी 2 शर्तें हैं। कैसी शर्तें हैं, कि वो जो क्षेत्र हो वो ऐसा क्षेत्र हो, कैसा क्षेत्र हो, ऐसा क्षेत्र हो जो पहले से भारतीय संघ का हिस्सा हो, लेकिन उसे राज्य का दर्जा प्राप्त ना हो, उसे राज्य का दर्जा प्राप्त ना हो। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा ये बोलता है कि ऐसा क्षेत्र हो, ऐसा क्षेत्र हो जो भारतीय संघ का हिस्सा ना हो, भारतीय संघ का हिस्सा ना हो। ठीक है, ये कहता है। यानी 2 शर्तें हैं इसकी। कैसी शर्तें हैं, कि एक तो पहले से भारतीय संघ में शामिल हो, यानी भारत के संघ में हो, भारत ने उसे अभी तक ना तो पूर्ण राज्य बनाया हो ना उसे राज्य घोषित किया हो। ठीक है, तो उसको हम राज्य बना सकते हैं। दूसरा, कोई ऐसा राज्य जो भारतीय संघ में नहीं है, जैसे पाकिस्तान का कोई अंग है मान लीजिए, कल को हम उसमें कब्जा कर लेते हैं और उसको हमें भारत में क्या करना है, शामिल करना है, तो इसी आर्टिकल 2 के तहत शामिल किया जाएगा। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, एक प्रश्न ये बनता है कि क्या अब तक कुछ ऐसे राज्यों का प्रवेश हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, ठीक है, तब भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं थे, यानी उनमें तब भी आज़ादी के समय भी किसी दूसरे का शासन था। उदाहरण के लिए बोलूँ तो जैसे गोवा था, ठीक है, पुर्तगालियों के अधीन था। दमन द्वीप थे, ठीक है, तो इनको क्या किया गया, इनको आज़ादी के बाद शामिल किया गया। आप सभी जानते हैं कि गोवा को 1961 के समथिंग क्या किया गया, भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों, तो आर्टिकल 2 के तहत। फिर सिक्किम को भी जब राज्य बनाया गया था, ठीक है, तो वो किसके तहत, आर्टिकल 2 के तहत। अभी आगे हम देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों हम अनुच्छेद 3। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 3। ठीक है,
अनुच्छेद 3 दोस्तों ये कहता है कि ठीक है, आर्टिकल 2 तो बोल दिया कि आप नए राज्यों का प्रवेश कराइए। ये कहता है कि जो भारत में पुराने पहले से राज्य हैं उनके क्षेत्र में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन, उनकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, जो पहले से हमारे यहाँ राज्य हैं, जैसे अभी जानते हैं आपकी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनकी सीमाओं में, क्षेत्र में नाम में परिवर्तन अगर करना हो तो वो परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो जो आप देखते हैं ना कि कभी क्या हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश से अलग हुआ कौन, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, ठीक है, बिहार से अलग हुआ क्या, झारखंड। अभी आप देखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या हुए हैं, अलग अलग हो गए हैं। पहले लद्दाख किस में आता था, जम्मू कश्मीर में। आंध्र प्रदेश से आप देखेंगे तेलंगाना अलग हुआ, गुजरात से आप देखेंगे महाराष्ट्र अलग हुआ। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, राज्यों के क्षेत्र, नाम और सीमा में तीनों में परिवर्तन किया जा सकता है। किसके तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप जैसे ही आर्टिकल 4 देखते हैं तो यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, उसका अभी हम जवाब देंगे। आप देख लीजिए कि आर्टिकल 4 में क्या है। आर्टिकल 4 में लिखा है दोस्तों कि अगर अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के तहत संसद कोई भी परिवर्तन करती है तो वह साधारण बहुमत से होगा और उसे 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप अगर इस आर्टिकल को देखते हैं तो एक विरोधाभास का क्या होते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं। कैसे लक्षण दोस्तों, कि आप 2 के तहत ठीक है नए राज्यों का प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 3 के तहत जब पुराने राज्यों के क्षेत्र, नाम और सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं तो यहाँ राज्य का कोई जिक्र ही नहीं है कि उससे पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, क्या किया जाएगा, कुछ भी वर्णित नहीं है। यहाँ क्या लिखा है कि संसद साधारण बहुमत से उसे कर सकती है, उस परिवर्तन को कर सकती है और वो संविधान संशोधन भी नहीं माना जाएगा। यानी जितने नए राज्यों का निर्माण हो रहा है पुराने राज्यों से, तो क्या हो रहा है कि वो संसद साधारण बहुमत से कर रही है। ठीक है, इसे जोड़ने का कारण क्या था दोस्तों, पहले आप पृष्ठभूमि देख लीजिए, उसके बाद देखिए कि अब की क्या स्थिति है। देखिए दोस्तों, जब हम आज़ाद हो रहे थे उस समय पे हमारे भारत देश में करीब 552 रियासतें बची थी। कुछ रियासतों का क्या हुआ था, पाकिस्तान में चली गई थी। टोटल कितनी बची थी, 552। ठीक है, वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन, इन 3 व्यक्तियों को क्या किया गया, इन रियासतों के एकीकरण के लिए क्या किया गया, ऑथोराइज्ड किया गया। यानी इन तीनों को ये कार्य दिया गया कि आपको इन रियासतों का क्या करना है, एकीकरण करना है भारतीय संघ में। ठीक है दोस्तों, तो हुआ क्या कि 549 रियासतें तो क्या हो गई, सीधे सीधे भारतीय संघ में शामिल हो गई। ठीक है, लेकिन 3 रियासत जो थी, कौन सी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये 3 रियासतें भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी। ठीक है, समस्या उत्पन्न हो गई, यहाँ पे विरोध होने लगा। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, यानी वहाँ जनता से राय मांगकर क्या किया गया, भारतीय संघ में शामिल किया गया। ठीक है, हैदराबाद को क्या किया गया दोस्तों, तो हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के तहत सैनिक कार्यवाही की गई और हैदराबाद को क्या किया गया, भारतीय संघ में शामिल किया गया। कश्मीर को क्या हुआ दोस्तों, तो कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों हो क्या रहा था कि जल्दबाजी में ये सब, क्योंकि उसी समय हम आज़ाद हुए थे, तो जल्दबाजी में इन रियासतों का क्या कर दिया गया था, भारतीय संघ में एकीकरण कर दिया गया था। ठीक है, तो
ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी बार बार कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का प्रश्न चिन्ह बार बार उठ रहा था, क्योंकि कुछ रियासतें किसी स्टेट में जाना चाहती थी, कुछ रियासत किसी स्टेट में, इस तरह से। और नए नए धीरे धीरे करके, ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन में ये 549 रियासतें क्या हो गई, भारतीय संघ में शामिल हो गई, कुछ आज हुई कुछ कल हुई, इस तरह से क्या हुआ, भारतीय संघ में शामिल हुई। तो बार बार राज्य क्षेत्र बदलना पड़ता, ठीक है। तो संसद ने सोचा, या संविधान सभा ने क्या सोचा, कि अगर हम अभी से इतना बड़ा इसको ब्रॉड कर देंगे इस प्रक्रिया को, कि हम राज्यों से पूछें, फिर राज्यों की अनुशंसा पर हम क्या करें, संशोधन करें और रियासतों का एकीकरण करें, इससे अच्छा सारी शक्ति हम कर लेते हैं, साधारण बहुमत से क्या करेंगे, राज्यों की सीमाओं, क्षेत्र और नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआती स्टेज थी, हो सकता है यहाँ विरोध उत्पन्न होते, कहीं भाषा को लेकर, कहीं क्षेत्र को लेकर, किसी भी चीज़ के लिए, तो संसद ने ये शक्ति अपने पास रखी कि अगर परिवर्तन करना हुआ तो हम कर सकते हैं। लेकिन बाद में दोस्तों, जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगे, तो ये प्रश्न अब खड़ा हो गया कि अब तो रियासतों का एकीकरण भी हो चुका है, अब तो रियासतों का एकीकरण हो चुका है, तो अब राज्यों को शक्ति दी जानी चाहिए कि अगर उनकी सीमाओं में या उनके क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन होता है तो कम से कम राज्यों से पूछा जाए, ठीक है दोस्तों। तो फिर क्या हुआ, 5वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संशोधन हुआ, 5वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ दोस्तों, इसके तहत 2 शर्तें जोड़ दी गई। कितनी शर्तें जोड़ दी गई, 2 शर्तें जोड़ दी गई, ठीक है। कैसी शर्तें जोड़ दी गई कि अगर संसद कोई भी, मतलब देखिए प्रस्ताव कौन लाता है, प्रस्ताव लाती है मंत्रिपरिषद। तो अगर मंत्रिपरिषद कोई भी प्रस्ताव लेकर आती है, बिल लेकर आती है, किसी क्षेत्र के नाम उसका क्षेत्र सीमा परिवर्तित करने के लिए किसी राज्य का, तो उसे इन 2 स्थितियों का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। कैसी स्थितियां हैं दोस्तों, तो विधेयक को संसद में, विधेयक कहाँ पेश किए जाते हैं, बिल को कहाँ पेश किया जाता है, संसद में, ठीक है। और संसद के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं और साइन होकर क्या बन जाते हैं, एक्ट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एक्ट या अधिनियम बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 शर्तें क्या जोड़ दी गई कि बिल को संसद में रखने से पहले आपको कहाँ रखना पड़ेगा, राष्ट्रपति के पास। यानी राष्ट्रपति की क्या आवश्यक होगी, पूर्वानुमति लगेगी, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लगेगी, ठीक है। इस संविधान संशोधन के तहत, 5वें के तहत, किसी भी राज्य के क्षेत्र, नाम एवं सीमा से संबंधित किसी भी विधेयक के लिए आपको अगर कोई भी बिल है तो राष्ट्रपति की क्या लगेगी, पूर्व अनुमति लगेगी। और राष्ट्रपति के पास जब वो विधेयक पूर्वानुमति के लिए जाएगा तो राष्ट्रपति उसे पहले राज्य के विधानमंडल से क्या कराएंगे, अनुमोदित कराएंगे, मंडल से अनुमोदित कराएंगे, ठीक है, अनुमोदित कराएंगे। यानी अब बिल किन स्टेजों का पार करेगा, तो मंत्रिपरिषद पहले बिल लाएगी, बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास, फिर जाएगा राज्यों के विधानमंडल के पास, किसके पास, विधानमंडल के पास, और विधानमंडल फिर उस बिल को भेज देगी प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इसमें साइन करेंगे, प्रेसिडेंट साइन करेंगे और साइन करके भेजेंगे, तो फिर संसद में उसे रखा जाएगा। और संसद में अगर पारित हो जाता है तो फिर क्या होगा, फिर क्षेत्र, नाम और सीमा में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फिर एक प्रश्न खड़ा हुआ कि राज्य जो अनुमोदन देंगे, तो वो सलाह जो दी जाएगी, अनुमोदन जो दिया जाएगा, उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं या नहीं है। एक प्रश्न ये खड़ा हो गया। तो दोस्तों, अनुमोदन बाध्य नहीं है, यानी राज्यों के द्वारा दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं है, सलाह बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। जैसे गाँवों में आप देखते हैं तो लड़की से पूछा जाता है कि आप शादी करना चाहते हैं कि नहीं। अब लड़की हाँ करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता, खाना पूर्ति के लिए पूछा जाता है, माँ बाप को जो करना है वो वही करेंगे, सेम वही होता है। राज्यों से पूछा जाएगा आपके क्षेत्र, नाम और सीमा में परिवर्तन किया जाए या ना किया जाए, ठीक है, किया जाए या ना किया जाए, वो हाँ करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं है, फॉर्मेलिटी अदा की जाती है। लेकिन जैसे घर में लड़की अगर खूब ज़्यादा विरोध कर दे तो चांसेस ये रहते हैं कि क्या हो, शादी नहीं होती। वैसे भी कभी कभी कहीं मौक़ों में क्या होता है, अगर राज्य
क्या कर दें, राज्य अगर ज़्यादा ही विरोध कर दें तो परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन संवैधानिक दृष्टि से आप देखेंगे तो संसद को ये अधिकार है कि राज्यों का अनुमोदन मिलने के बाद उसे माने या ना माने वो परिवर्तन कर सकती है संवैधानिक रूप से। बाकी विरोध विरोध होता है वो अलग मैटर है, ठीक है। तो सलाह जो है वो बाध्यकारी नहीं है। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि राज्यों के पास जब विधेयक को अनुमोदन के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति निश्चित अवधि तय करके देते हैं, यानी उस बिल में लिखा रहता है कि राज्यों को इतने दिन के अंदर अनुमोदन करके भेजना है। कई बार क्या होता है कि राष्ट्रपति विधेयक भेजे, अब राज्य अपने यहाँ क्या होते हैं, सरकारी काम आप जानते हैं ना, फाइलें दबी रहती हैं, है ना, फाइलें दबी रहती हैं। तो यहाँ क्या कर दिया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा समय निश्चित किया जाता है। हाँ, राष्ट्रपति चाहें तो उस अवधि को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति नहीं बढ़ाते हैं तो राज्यों को उतने दिन के अंदर अनुमोदन करना पड़ेगा। और अगर राज्य अनुमोदन नहीं करता है फिर भी तो ये समझा जाएगा कि राज्य ने अनुमोदन कर दिया। अगर नहीं करते हैं उस अवधि के अंदर तो समझा जाएगा कि राज्य ने अनुमोदन कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। ठीक, फिर एक प्रश्न और खड़ा हो गया। प्रश्न और खड़ा क्या हो गया दोस्तों कि पूर्ण राज्यों की तो बात ठीक है, पूर्ण राज्यों की बात तो ठीक है, जो आपको विधानमंडल से अनुमोदन चाहिए पूर्ण राज्य जो हैं उनसे मिल जाएगा। संघ शासित राज्यों का क्या, संघ शासित राज्यों का क्या, यानी केंद्र शासित प्रदेश का क्या? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संघ शासित राज्यों में विधानमंडल ही नहीं होता है, तो अनुमोदन किससे कराएंगे? हाँ, अपवाद भी हैं, जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली में विधानमंडल है और पुडुचेरी में भी विधानमंडल है, आप जानते हैं। और अभी हाल ही में नया केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर, तो वहाँ भी अब विधानमंडल होगी। ठीक है, लेकिन जो कुछ और बचे, दादर एंड नगर हवेली एवं दमन एवं द्वीप, और एक बचा लद्दाख, एक बचा पुडुचेरी, ठीक है, तो ऐसे कुछ और राज्य हैं, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार है, जहां विधानमंडल नहीं है। यानी टोटल 8 हैं, 8 में से 3 में विधानमंडल है, 5 में विधानमंडल नहीं है। ठीक है, 5 में विधानमंडल ही जब नहीं है तो उनसे अनुमोदन कैसे ले सकते हैं? ठीक है, तो 18वां संविधान संशोधन जब हुआ दोस्तों, 18वें संविधान संशोधन संबंधित था पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के गठन के संबंध में। ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा तो ठीक है पूर्ण राज्य बने, लेकिन चंडीगढ़ आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, उस समय ये सवाल उठा तो कहा गया कि संघ शासित राज्यों के विधानमंडल से अनुमोदन नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये इतना याद रखना है, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि क्या राष्ट्रपति संघ शासित राज्यों से अनुमोदन के लिए बाध्य हैं या नहीं, या उनसे अनुमोदन कराया जाता है कि नहीं। आप राज्यों का पढ़ें, आप टिक करके चले आएंगे, जबकि दिया क्या है, संघ शासित राज्य। तो संघ शासित राज्यों से अनुमोदन नहीं लिया जाता है, इतना आपको क्लियर रहना है। ठीक है, कोई अनुमोदन नहीं लिया जाता है संघ शासित राज्यों से। वहाँ का देखभाल ही कौन करता है? संसद। संघ शासित राज्यों की देखभाल किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति या संसद के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में। ठीक है, वहाँ राज्य के विधानमंडल है ही नहीं है। ठीक, तो आपको क्लियर रहना है कि संघ शासित राज्यों में इवन इनमें विधानमंडल है तब भी इनसे भी अनुमोदन नहीं लिया जाएगा। ठीक, क्लियर? तो ये थे 1 से लेकर 4 तक के बारे में कुछ बातें। ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के बारे में कुछ बातें। ठीक है दोस्तों, फिर अब हम देखते हैं कि आप सभी जानते हैं कि जब हमारा क्या बना, संविधान बना, उस समय स्टेट जो थी A, B, C और D इन 4 ग्रुप में विभाजित थी। जैसे आप अभी सुनते हैं पूर्ण राज्य होते हैं, क्या होते हैं? पूर्ण राज्य होते हैं। और दूसरा होता है क्या? संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश। ठीक है, 2 प्रकार हैं, लेकिन जब शुरू में संविधान बना था तब कितने प्रकार थे? 4 प्रकार। ए में बड़ी रियासतों को रखा गया। किसको रखा गया? ए में रखा गया प्रांतों को, जो ब्रिटिश प्रांत थे। ठीक है, बी में रखा गया रियासतों को, बड़ी रियासतों को। ठीक है, बड़ी रियासतों को। सी में रखा गया छोटी रियासतों को। किसको? छोटी रियासतों को। ठीक है, और डी में रखा गया जो उस समय अंडमान निकोबार द्वीप था उसको, अंडमान निकोबार को। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों 4 क्या थे? राज्यों के अंग थे। ठीक है, राज्यों के 4 प्रकार थे, A, B, C और D। बाद में 1956 में 7वां विधेयक आया, संविधान संशोधन विधेयक। तब कितने प्रकार हो गए? 2, या तो पूर्ण राज्य या तो संघ शासित प्रदेश।
ठीक है। तो हमको पढ़ना क्या है कि जो आयोग आए राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित, ठीक है। आयोग को देखने से पहले एक आपको सिक्किम वाला किस्सा बता देते हैं ताकि आपको जो आर्टिकल से संबंधित है, ठीक है, हम अभी आपको आर्टिकल पढ़ा रहे हैं, तो जो आर्टिकल से संबंधित है उनके बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर जो आयोग आए हैं राज्यों से संबंधित, पुनर्गठन से संबंधित, उन आयोगों को देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, सिक्किम को जब भारत में शामिल किया जा रहा था, सिक्किम पहले एक देश था। कब? 1975 से पहले सिक्किम एक देश था, ठीक है, एक देश था। 1975 में हुआ ये कि 1974-75 में चीन चाहता था इस पर कब्जा करना, किस पर? सिक्किम में, क्योंकि चीन को आप जानते हैं, चीन बोलता है सब कुछ ही मेरा है, ठीक है। चीन की विस्तारवादी नीति है, यानी वो बोलता है सब कुछ क्या है? मेरा है, ठीक है। तो उसके अक्सर सभी देशों से उसकी सीमा लगभग 12-13 देशों से लगती है और उसके 16 देशों से सीमा विवाद चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि चीन किस तरह का देश है, ठीक है। 12-13 देशों से लगती है सीमा और 16 देशों से उसका सीमा विवाद चल रहा है, ठीक है। तो सिक्किम से को भी वो अपने देश में शामिल करना चाहता था, जिस तरह से उसने तिब्बत को 1959-58-59 में क्या किया था? अपने में शामिल कर लिया था। तो सिक्किम डर के मारे क्या हुआ? भारत के पास आया। किसके पास आया? भारत के पास आया। भारत की प्रधानमंत्री थी उस समय पे कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ठीक है। इनसे मदद मांगी तो इंदिरा गांधी ने बोला कि हम मदद आपकी एक ही शर्त पर करेंगे, अगर आप भारतीय संघ में शामिल हो जाएं। अगर आप भारतीय संघ में शामिल हो जाएं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो सिक्किम बोला ठीक है, हम भारतीय संघ में शामिल हो जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, हमें एक अलग से विशेष दर्जा दिया जाए। ना हम आपके भारतीय संघ के पूर्ण राज्यों में शामिल होना चाहते हैं, ना संघ शासित राज्यों में शामिल होना चाहते हैं, हमें एक अलग ही दर्जा दिया जाए। तब समस्या ये खड़ी हो गई दोस्तों कि हमारे संविधान में तो 2 ही प्रकार के स्टेटों का वर्णन है, या 2 ही प्रकारों के राज्य होते हैं, एक तो पूर्ण राज्य और दूसरा संघ शासित प्रदेश, ठीक है। और उन्हीं के तहत आप देखेंगे कि आर्टिकल 2 और 3 से आप कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। भाई नए राज्यों का प्रवेश भी आपको कराना है आर्टिकल 2 के तहत, तो पूर्ण राज्य या संघ शासित राज्य बनाने का ही क्या है? वर्णन है, यानी अथॉरिटी है। और आर्टिकल 3 के तहत पुराने राज्यों की सीमा में परिवर्तन करते हैं, तब भी 2 ही प्रकार के स्टेट हैं, या तो आप केंद्र शासित को राज्य बना देंगे या राज्य को केंद्र शासित बना देंगे, यही कर सकते हैं पुराने राज्यों के साथ। ये चाहता था कि हमको नए ही क्या मिले? पद मिले, हमको नए प्रकार की स्टेट बनाया जाए, ठीक है। तो समस्या खड़ी हो गई। तब लाया गया क्या? 35वां संविधान संशोधन। इंदिरा गांधी ने सोचा एक बार तुम आ जाओ फिर बताते हैं, तो इसको खुश करने के लिए लाया गया क्या? 35वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इसमें संविधान संशोधन, देखिए, जबकि हम कह चुके हैं कि नए राज्यों का प्रवेश हो या फिर पुराने राज्यों के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन हो, आर्टिकल 4 क्लियरली कहता है कि संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, साधारण बहुमत से संसद ऐसा कर सकती है, ठीक है। साधारण बहुमत से संसद ऐसा कर सकती है। तो फिर ये 35वां संविधान संशोधन विधेयक, या आप सुनते होंगे बहुत सारे राज्यों से पुनर्गठन से संबंधित विधेयक क्यों लाए जाते हैं, ठीक है। कई बार जैसे नागालैंड के लिए 13वां-14वां आप देखेंगे, ये कई ऐसे राज्य हैं जब आप पढ़ते हैं कि इस राज्य का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, ठीक। जबकि आप क्लियरली पढ़ रहे हैं कि वो संविधान संशोधन माना ही नहीं जाता, फिर लिखा क्यों है? तो देखिए दोस्त, जब भी किसी राज्य को विशेष दर्जा देना होता है तभी संविधान में संशोधन किया जाता है, राज्यों के गठन के लिए नहीं, उनके पुनर्गठन के लिए नहीं, अगर उन्हें विशेष दर्जा देना है तभी संशोधन किया जाता है। जितने भी आप राज्यों के ये सब सुनते हैं कि गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया, तो गोवा को शामिल करने के लिए संशोधन नहीं करना पड़ा, गोवा को विशेष दर्जा देने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। यही हाल है सभी राज्यों का, उनकी स्थापना के लिए नहीं, उनको विशेष दर्जा देने के लिए संविधान में संशोधन किए जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से 35वां संविधान संशोधन हुआ और सिक्किम को अधिशासी राज्य बनाया गया। कौन सा राज्य बनाया गया? अधिशासी राज्य बनाया गया, ठीक है। और क्या हुआ? जैसे ही हमने अभी बताया कि इंदिरा गांधी क्या बोल रही थी कि एक बार तुम आ जाओ फिर बताते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 2A, और उसको अधिशासी राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 2A जोड़ दिया गया। और 10वीं अनुसूची में किसको डाल दिया गया? सिक्किम को डाल दिया गया, ठीक है। 10वीं अनुसूची को, कब की बात है ये? 1975 की। जैसे ही ये भारत में शामिल हुआ, 2-4 महीने बाद इंदिरा गांधी ने बोला आप तो आ गए हो, तो उन्होंने 36वां संविधान संशोधन कर दिया।
1975 में ही। और यहाँ पर क्या बोला कि अब अधिशासी राज्य नहीं, अब आपके लिए अलग से आर्टिकल की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तो अनुसूची भी हटा दी गई। तो 10वीं अनुसूची को आप देखेंगे 1975 में ही जोड़ा गया, 1975 में ही हटा दिया गया। आगे चलकर 1985 में ये कौन से किस नाम से जुड़ी? दल बदल के नाम से। ठीक है, 10वीं अनुसूची 2 बार जुड़ चुकी, याद रखना आपको। ठीक है, तो 36वां संविधान संशोधन भी किससे संबंधित है? सिक्किम से। यहाँ पे ये तीनों दर्जे खत्म करके सिक्किम को बना दिया गया पूर्ण राज्य, और आज भी जो है सिक्किम है भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य है। ठीक है, और जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यही सिक्किम है। ठीक है दोस्तों, तो एक प्रश्न का आंसर तो ये हो गया। किस प्रश्न का? कि अगर हमें किसी नई स्टेट का यानी नए प्रकार की स्टेट का सृजन करना है जो कि न राज्य हो न संघ शासित राज्य हो, तो हमें क्या संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी? तो बिल्कुल पड़ेगी। ठीक है, अगर नए प्रकार की स्टेट का सृजन करना है तो या तो आप पूर्ण राज्य बनाइए या संघ राज्य बनाइए। अगर इन दोनों के अलावा कुछ बनाते हैं तो आपको क्या किसकी आवश्यकता पड़ेगी? संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। एक प्रश्न और आता है अनुच्छेदों से संबंधित ही। कैसा प्रश्न? कि देखिए दोस्तों, आर्टिकल 2 में लिखा है कि हम क्या कर सकते हैं? नए राज्यों का प्रवेश कर सकते हैं भारतीय संघ में। और आर्टिकल 3 में लिखा है कि पुराने राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि क्या भारत की संसद या भारत की सरकार बिना संविधान में संशोधन किए भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकती है। क्योंकि आप आर्टिकल 4 पढ़े ना कि अगर 2 या 3 के तहत कुछ भी किया जाता है तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाए। तो क्या संविधान संशोधन किए बिना ही कोई क्षेत्र ऐसा है जिसको भारत दूसरे देश को दे सके? ये विवाद कब खड़ा हुआ? तो देखिए, ये आपका भारत है। क्या है? भारत है। यहाँ लगा है पाकिस्तान। जब 1947 में पाकिस्तान का भारत से विभाजन हुआ तो यहाँ बना था पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाक, और यहाँ बना था पूर्वी पाक, जिसको आज आप किसके नाम से जानते हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश तो 1971 में फॉर्मेशन हुआ, इसका आप सभी परिचित होंगे। उसके पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था, ये था पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ का जो क्षेत्र था दोस्तों, जिसको बोला जाता था बेरूबारी एवं कूच बिहार। ठीक है, क्या? कूच बिहार। यहाँ पे जो सीमा लगती थी भारत की वो ऐसे जिग जैग टाइप की थी। हुआ क्या था कि यहाँ के जो रियासत के राजा थे या यहाँ के जो रियासत के राजा थे, ये मान लीजिए बांग्लादेश है जो पूर्वी पाकिस्तान था उस समय, और ये भारत है, बीच में ये सीमा। ये दोनों जब गेम खेलते थे तो गांव के गांव लगा दिए जाते थे। अगर मैं गेम हारा तो ये गांव तुम्हारा, तुम गेम हारे तो ये गांव हमारा। तो क्या हुआ कि जब विभाजन हुआ तो इसके कुछ गांव जो इससे जीता था वो यहीं छूट गए, और जब ये जीता तो इसके कुछ गांव यहाँ छूट गए। तो ये सीमा क्या हो गई? जिगजैग टाइप की हो गई। तो इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे और नून जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, इनके बीच समझौता हुआ कब? 1958 में, जिसको नेहरू नून समझौता के नाम से जाना जाता है। वो किसके लिए था? सीमा विवाद को सुलझाने के लिए। यानी बोला गया कि आपको ये बेरूबारी का क्षेत्र हम बांग्लादेश को दे देंगे और कूच बिहार का क्षेत्र बांग्लादेश हमको दे देगा। ठीक है, तो ऐसा समझौता कर लिया नेहरू और नून ने। लेकिन नेहरू जी का विरोध होने लगा, बहुत व्यापक विरोध होने लगा उस समय पे कि आप ऐसे ही कैसे भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। तो विरोध को देखते हुए नेहरू जी ने राष्ट्रपति से कहकर अनुच्छेद 143 के तहत, आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर ले? सलाह मांग ले। क्या करे? सलाह मांग ले। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्या क्या है, यानी संविधान में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी व्याख्या करना जरूरी है तो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि वो उसकी व्याख्या कर सकती है। तो राष्ट्रपति ने इनसे सलाह मांगी कि क्या हमें अगर भारत का कोई क्षेत्र दूसरे देश को देना है तो इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, या फिर हम इसी भाग 1 के 2, 3, 4 आर्टिकल के तहत हम दे सकते हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं, आर्टिकल ना 2 में, ना 3 में, ना 4 में, यहाँ पर कहीं भी ये वर्णित नहीं है कि भारत को ये अधिकार होगा, भारत की संसद को, कि वो बिना संविधान संशोधन के अपना कोई हिस्सा दूसरे देश को दे दे। अगर आपको ऐसा करना है तो संविधान में संशोधन कीजिए। संविधान में क्या करिए? संशोधन करिए। तो उस मामले को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बेरूबारी संघ के नाम से इस मामले को जाना जाता है। ठीक है,
तो अगर भारत को अपना कोई हिस्सा दूसरे देश को देना है तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आगे चलकर आप देखेंगे तो मोदी जी ने 100वां संविधान संशोधन करके ये किया भी, इस सीमा विवाद को क्या किया, सुलझा दिया। विवाद कब का, तो जब से हम आज़ाद हुए तब का। सुलझा कब, 100वां संविधान संशोधन द्वारा 2015 में। लगभग 65-70 साल बीतने के बाद इस विवाद को सुलझाया गया, ठीक है। तो हमें अगर कोई भी हिस्सा अगर दूसरे देश को देना है तो संविधान संशोधन की आवश्यकता है। फिर एक विवाद खड़ा हो गया दोस्तों यहाँ को लेकर, यहाँ, ठीक है। यहाँ पर एक जल क्षेत्र था। क्या था, एक जल क्षेत्र था। जल क्षेत्र में ये होता है कि जब दो देशों की सीमाएं बढ़ती हैं और बीच में कोई जल वाला हिस्सा आ जाता है तो आधा जल किसका होता है, एक देश का, आधा जल एक देश का, ठीक है। तो ये कच्छ वाले एरिया में फिर विवाद हो गया। पाकिस्तान कहता था कि ये इसका आधा हिस्सा हमको दो, जो दलदली इलाका है आप जानते होंगे, कच्छ की रण वाला। तो इस विवाद को भारत और पाकिस्तान ने क्या किया, ये सहयोग किया कि हम इस हिस्से को, इस केस को कहाँ लेके चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो फिर प्रश्न खड़ा हो गया कि अगर भारत के सीमा विवाद या भारत के भूमि संबंधी विवाद है तो क्या बिना संविधान संशोधन के हम उसे अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण को दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि अगर ऐसा है, सीमा विवाद है, तो हम हिस्सा नहीं दे रहे किसी को, हम हिस्सा नहीं दे रहे हैं किसी को, हम तो उस केस को लेके जा रहे हैं ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास। तो ऐसा बिना संविधान संशोधन के किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है आपको कि अगर कोई भी ऐसा केस होता है सीमा विवाद से संबंधित दो देशों के बीच, तो सहयोग बनाकर उसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सरकार लेकर जा सकती है, वो भी बिना संविधान संशोधन के। जब जमीन देने की बात आएगी तब संशोधन किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गए, ठीक। तो अगली वीडियो में अब हम देखेंगे दोस्तों जो आयोग आए राज्य के पुनर्गठन से संबंधित, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।